जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं यह रुक्मणी पब्लिकेशन का है। वॉल्यूम 2 बिहार बीएड राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित द्विवर्षीय सत्र 2024 से 26 का ये इम्पोर्टेंट सेशन जो है सीईटी बीएड 2024 के लिए टेस्ट सीरीज जिसमें है और क्वेश्चन बैंक जिसमें 9 टेस्ट सीरीज है और 6 क्वेश्चन बैंक। मैंने क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर पहले ही करा दिया है फुल डिस्कशन के साथ। यदि आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए। आज जो हम लोग के होने वाली है सेशन वो टेस्ट सीरीज नंबर 5वें क्रम की होने वाली है, यानी सेट नंबर हम लोग की चलने वाली है 11। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। इसमें टोटल आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए हम लोग इसे बनाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। तो देख रहे हैं टेस्ट सीरीज नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं, जिसमें पहला सेक्शन बनता क्या है देखिए, जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन का। तो आइए हम लोग इस पैसेज को केयरफुली पढ़ते हैं और आंसर लगाते हैं। देखिए पैसेज किस चीज़ के बारे में बोला गया है इसमें। तो अब देखेंगे डायरेक्शन दिया क्या है कि 1 से 5 तक क्वेश्चन बनेगी यदि आप इस पैसेज को केयरफुली पढ़ते हैं तो आइए केयरफुली हम लोग पढ़ के देखते हैं थोड़ी सी क्या इसमें दी गई है। The achievement of science in the 20th century has been a very great। बोल क्या रहा है कि ये बहुत ही अचीवमेंट हुआ है किसके द्वारा, साइंस के द्वारा, जो 20th सेंचुरी में खोजा गया है, बहुत ही महान खोज है। Its influence can be felt in every spheres of life। ये क्या है, ये सभी मतलब कि जीवन में सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। फॉर फ्रॉम द स्मॉल पिंस and needles to huge iron sheets and joints, most of the things we required for our everyday use come out of factories where scientific principles are utilized for a particle ins। अब देखें कि यहाँ पे जो भी बन रहा है हमारी लाइफ में, जो हमने यूज़ करा, या तो वो छोटी सी एक पिन हो, छोटी सी पिन जिसे हम लोग सुई बोलते हैं, या तो आयरन की शीट्स यानी कि ये क्या हो, लोहे की चादर हो, वो सभी बनी होती है। और वो हमारे पूरे दिन में उपयोगी के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी किससे बनी होती हैं, फैक्ट्रीज से निकल के आती हैं। कुछ जो होती हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल मतलब साइंटिफिक सिद्धांतों पे बन के आती है, और कुछ जो है ये बनाई जाती है इसको। तो ये सभी जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे लाइफ के दृष्टिकोण से, हमारे एवरीडे लाइफ की यूजेज से, है ना। तो इसमें यही बताएगा कि 20th सेंचुरी की जो साइंस है वो बहुत ही ग्रेट है। इसमें जो भी कुछ भी बनता है वो फैक्ट्री से बना है, या तो एक सुई ही क्यों ना हो या फिर एक लोहे की चादर ही क्यों ना हो, उसके बारे में बताया गया है। तो आगे आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या बन रहा है। क्वेश्चन बन क्या रहा है देखिए, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। मेन आइडिया है क्या इस पैसेज का, तो मेन आइडिया यही तो द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्पेयर्स ऑफ लाइफ। आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट देखिए, द मेड ऑफ अप्रोच इज डैश। द मेड इज अप्रोच इज डैश। आंसर बनेगी डिस्क्रिप्टिव। राइट आंसर सी बन जाएगी, डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैज enabled मैन टू harness the forces of nature to advantage of mankind। आंसर क्या बनेगा, आंसर साइंस बनेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे बताया गया साइंस से जुड़ी बातों पर बल दिया गया है, इस कारण यहाँ पे साइंस होगा। अब देखिए, साइंस हैज प्रूव्ड अ ग्रेट बोन फॉर मैनकाइंड। आंसर डी बनेगा। यहाँ पे मानव जाति मैनकाइंड के लिए यूज किया गया, इसका बहुत ही बड़ा वरदान है, इसका साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज विल बी। क्या हो सकता है इसका टाइटल इस पैसेज का, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, अचीवमेंट ऑफ साइंस। राइट आंसर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 से 8 तक आपको इससे बनेगा क्वेश्चन। बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। क्या है सेंटेंस देखिए, द वर्कर्स इंटरेस्ट्स मस्ट बी प्रोटेस्ट
डैश दे विल गो ऑन अ स्ट्राइक, यानी जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, यदि उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आप कुछ नहीं करते हैं तो वो क्या करने चले जाएंगे, हड़ताल पे चले जाएंगे। तो आंसर क्या बनेगा, इलेस। आंसर इलेस अन्यथा के लिए लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू डैश कम्युनल हार्मनी। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगी हमारा मेंटेन। आंसर बी बनेगा, मेंटेन। नेक्स्ट देखिए, दे डैश लाइक बीटर एनिमीज बट सुन मेक अप। आंसर बनेगा क्वेरल। आंसर ए बनेगा क्वेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है, कॉम्ब थ्रू आउट। कॉम्ब थ्रू आउट मीन्स होता क्या है, इसका मतलब होता है सावधानी पूर्वक देखना या खोजना। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, टू केयरफुली लुक थ्रू आउट। नेक्स्ट देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ये भी आइटम ही है, देखिए क्या है, लाउड माउथ। लाउड माउथ मीन्स होता क्या है, तो इसका मतलब होता है बरबोला। तो इससे बनेगा क्या आंसर हमारा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, वन हु टॉक्स बोस्टफुल्ली। आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट देखें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है हमारा ग्रुप, साइंस विच डील्स विथ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड स्पेस से क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग एस्ट्रोनॉमी। आंसर डी बनेगा, खगोल विज्ञान कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। देखिए क्या इसमें ग्रामेटिकल एरर है, सी यूज टू टीच डांस इन अ स्कूल, डिड सी। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा, डिड सी। बल्कि डिड सी ना होके क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे होता है डिडंट। डिडंट सी होती, क्या होती है यहाँ पे, क्वेश्चन टैग लगेगा, वो भी निगेटिव के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाती, डिडंट सी, डिडंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। जो वर्ड दिया है हमारा नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का क्या होगा एंटोनिम, क्या होगा, नेग्लेक्ट मीन्स होता है क्या है, उपेक्षा करना। तो उपेक्षा करना यानी इसका क्या बनेगा एंटोनिम, यानी केयर करना। आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगला देखें, सिलेक्ट द मोस्ट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है हमारा गिवन वर्ड, हैजर्डस। हैजर्डस मीन्स होता क्या है, इसका हमें साइनोनिम बताना है। इसका मतलब होता है खतरनाक। क्या होता है इसका मतलब, खतरनाक होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका रिस्की। राइट आंसर बन जाएगा इसका भी ए, रिस्की हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो क्या है हमारा ग्रुप, देखें वर्ड्स का ग्रुप दिया है हमारे पास, कॉम्पुलेशंस टू स्टील्स। कॉम्पुलेशंस टू स्टील ये है क्या, तो ये बनेगा हमारा केप्टोमेनिया। क्या बनेगा, केप्टोमेनिया। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, केप्टोमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आता है खंड 2। ये सामान्य हिंदी है हमारा। सामान्य हिंदी में क्या कहा गया है, देखिए पहला बोल रहा है क्या कि आपको इस पदांश को पढ़ना है ना, और इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर देना है। देखिए क्या है, मौत को घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि मौत खुद मरती है, हम तो देहांतरण करते हैं। जिस तरह व्यक्ति पुराने कपड़े को बदलता है उसी तरह हम एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। गजब की बात है, क्योंकि राजा हो या रंक, मौत के फरमान को सभी को तालीम करना पड़ता है। वे जो बहुत जल्दी मर जाते हैं भगवान का लाडला होते हैं। भगवान नहीं चाहते हैं कि उनका प्रियजन ज़्यादा कष्ट का सामना करे, अतः उसे शीघ्र बुला लेते हैं। यह संसार संभावित सभी संसारों से बुरा है। यहाँ पर लंबे समय तक जीवित रहने से अच्छा कि जन्म लेते ही मर जाना। देखिए इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अवतरण के आधार पर कौन सा कथन जो है असत्य है।
कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर बताइए। राइट आंसर बनेगी मानव शरीर का अनस्वर। मानव शरीर अनस्वर है, आंसर ए बनेगा। अवतरण के आधार पर यह संसार कैसा है? कैसा है यह संसार? तो यह संसार जो है सबसे बुरा है, आंसर सी बनेगा, सबसे बुरा। अवतरण के प्रयुक्त देहांत का पर्यायवाची आपको बताना है। इसका देहांत का, देहांत का पर्यायवाची क्या बन जाएगा? आंसर डी बनेगा, मौत। लोग मौत से क्यों डरते हैं? लोग मौत से क्यों डरते हैं? अज्ञानता के कारण, आंसर डी बनेगा, अज्ञानता के कारण। अब देखें निम्नलिखित में से कथन कौन सही है, आपको बताना है कौन सही है इसमें। तो अब देखेंगे मौत की नज़र में सभी बराबर है, आंसर बी सही है इसमें। अब 21 से 23 तक दिए गए शब्दों का हमें विलोम बताना है ना। तो आइए हम लोग विलोम निकालते हैं इसका कि पराभाव। पराभाव का विलोम क्या होगा आपको बताना है। पराभाव का विलोम होता है विजय, आंसर क्या बनेगा? सी। पराभाव का विलोम क्या होता है? विजय होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, दिया क्या है? अवार्चिन। अवार्चिन का विलोम क्या होगा? अवार्चिन का विलोम होता है प्राचीन, आंसर ए बनेगा, प्राचीन। अगला देखिए, अंकीचन का विलोम शब्द क्या होगा? अंकीचन का विलोम शब्द हो जाएगा आपका समृद्ध। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, समृद्ध हो जाएगा अंकीचन का। अगला प्रश्न देखिए कि 24 से लेकर 26 तक यह हमें हमें बताना है इसमें संधि कौन सा है ना। संधि चुनना है। विद्यार्थी, इसमें कौन सी संधि है? विद्यार्थी में संधि जो है स्वर संधि है, आंसर बनेगा बी, स्वर संधि है। विद्या जोड़ार्थी। अगला देखे दिगंबर। दिगंबर में कौन सी संधि है? दिगंबर में व्यंजन संधि है, आंसर ए बनेगा, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोयोग। मनोयोग में कौन सी संधि है? तो मनोयोग में विसर्ग संधि है, आंसर सी बनेगा। मनोयोग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अगला देखिए, पृथ्वीराज राजसों के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज राजसों के रचयिता हैं चंद्रवदाई, आंसर बी बनेगा, चंद्रवदाई। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है, आंसर बनेगा डी, जयदेव। अगला क्वेश्चन है, यथा स्थान में कौन सा समास है? यहाँ पे नौ नहीं 100 होना चाहिए था। कौन सा समास है इसमें? तो आंसर बनेगा आपका सी, अव्ययी भाव समास है, आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सी अलंकार है? आंसर बन जाएगी आपकी ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार है। एक या अनेक वर्णों के पास पास तथा अनुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, खंड तीसरा क्या है कि तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन। तो देखिए इसमें क्या है, ए से लेके ई तक मतलब 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सी जो है पश्चिमी छोर पे है, ई बी एवं सी का पड़ोसी है, ए और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं, पूर्वी छोर पे कौन बैठा हुआ है ये हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 5 व्यक्ति को लेते हैं हम लोग। पूर्वी छोर पे सबसे पश्चिमी छोर पे कौन बैठा है? सी, पश्चिमी छोर पे बता दीजिए। और डी जो है पूर्वी छोर पे है ना। इसके बीच में बैठा हुआ ई, ये इसके बाद बैठा है बी, इसके बाद बैठा है ए। तो ये हमारा टोटल 5 हो गए। अब बताना क्या है कि पूर्वी छोर पे कौन बैठा है, बस आंसर डी यानी ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 से लेके 34 तक क्वेश्चन बनेगी आपको। खाली स्थान पे क्या आने वाला है ये बताना है। तो आप देखिए डब्लू, डब्लू से पाई आया मतलब 2 बढ़ा, यहाँ से भी 2 बढ़ा, तो यहाँ से 2 बढ़ा दीजिए यानी सी। ऑप्शन नंबर सी किस में है? बस एक राइट आंसर बी जो है इसी में सी है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला देखिए, ए के बाद ई मतलब 4 बढ़ा, ई के बाद आई फिर 4 बढ़ा, यहाँ से 4 बढ़ा मतलब 13, 13 किस में है? तो आप देखेंगे 13 बस इसमें यानी एम, तो राइट आंसर बी होगा। अगला देखिए बी ई कितना बढ़ा यहाँ से 3 बढ़ गया, फिर यहाँ से भी 3, फिर यहाँ से 3, तो यहाँ से भी 3 ही बढ़ेगा ना। तो 11 3 14 यानी आंसर कौन सी बनेगी? राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी, लेकिन ये 12 है ये 14, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसका है ना
ये इसी कारण आंसर बी हुआ। अगला देखिए, अखिल जो है पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है। कहाँ चलता है? पूरब की ओर। और वो कितना चलता है? तो 2 किलोमीटर चलता है पूरब की ओर। 2 किलोमीटर पूरब की ओर चला, फिर जो है बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर बाएं मुड़ के चलता है अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में? वो तो यहाँ पे था, तो यहाँ से उसकी ये दिशा, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी उत्तर पूरब। तो आंसर बनेगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें बताना है खाली स्थान ये लुप्त संख्या क्या आने वाली है, एक्स के जगह पे क्या आने वाली है। तो अब देखिए, इसे और इसे और इसे, इस तीनों को ऐड करिए तो आपके पास 100 आएगी। तो आपको भी इसको और इसको और इसको सभी को ऐड करिएगा तो आपके पास आएगी 125। तो राइट आंसर बी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, 37 और 38 एक ही से बनेगी ये क्वेश्चन। 3 संगत है, एक असंगत बताना है कौन है। तो अब देखिए, मनोचिकित्सक इसमें सबसे अलग है, नहीं तो ये तीनों एक से एक ही हैं, क्योंकि तीनों क्या बता रहा है कि ये रोग के विशेषज्ञ हैं, लेकिन मनोचिकित्सक आंसर ए बनेगा यहाँ पे। अगला देखिए, इसमें सबसे अलग क्या है? तो इसमें सबसे अलग है दृष्टि। राइट आंसर बनेगा डी। क्या है सबसे अलग? दृष्टि है। अगला प्रश्न देखिए, क्या बोल रहा है कि राम सुबह जो है, सुबह में 7, दोपहर में 8, शाम में 3 केले खाता है। इस प्रकार एक दिन में वह कितना दर्जन केले खा जाएगा? टोटल को ऐड करिए, कितना आ जा रहा है? तो कितना आ जा रहा है? 10, 8, 18, टोटल 18 केले खा जा रहा है। कितने दर्जन के हिसाब से बताना है, काटी 6 18, 6 दूना 12, यानी एक दिन में कितना खा जाएगा? 3/2। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, हमें लुप्त संख्या बताना है कि क्या आने वाला है। देखिए, 7 से 10 कितना बढ़ गया? 3। यहाँ से कितना बढ़ गया? 4। तो अगली कितनी बढ़ने वाली है? 5, यानी कितना बन जाएगा? 19। आंसर बनेगा राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है निम्नलिखित श्रृंखला का जो है अगला अंक कौन सा है, ये बताना है। 19 से 24, यहाँ 19 से 24 प्लस 5 हुआ, 24 से 22 मतलब 2 घटा, फिर यहाँ से प्लस 5 हुआ, फिर यहाँ से 2 घट रहा है, तो फिर यहाँ से प्लस 5 यानी 30। राइट आंसर सी। अगला देखिए, अगली संख्या बताना है। 27 से 29 2 बढ़ गया, 29 से 33 4 बढ़ गया, यहाँ 2 यहाँ 4, तो अगली क्या आने वाली है? यहाँ पे 8 आएगी, क्योंकि 2 टाइम्स इसका मल्टीपल हुआ। तो 8 बढ़ाइए और 8 का मल्टीपल 16 यहाँ पे बढ़ाइए, तो 57 आने चाहिए हमारे पास। तो यानी क्या आने वाला है यहाँ पे? 41, तभी तो 57 आ जाएगी 16 जोड़ेंगे तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज जो है खिलाड़ी को दर्शा रहा है। त्रिभुज किसको दिखा रहा है? त्रिभुज खिलाड़ी को। त्रिभुज जो है खिलाड़ी को दर्शा रहा है। आयत जो है, आयत किसको दिखा रहा है? षष्ठभुज भारतीयों को निरूपित करता है। आयत लड़का को दिखा रहा है, ठीक। और षष्ठभुज जो है किसे? भारतीय को, भारतीय दिखा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन बताएं कि कितने भारतीय, यानी ये कितने षष्ठभुज में जो है वह खिलाड़ी तो हैं, मतलब त्रिभुज भी है उसमें इंक्लूड, लेकिन लड़के नहीं हैं, लेकिन ये नहीं हो तो कितने हैं? तो देख रहे हैं ना आप, बस यही तो निकल रहा है 10। तो राइट आंसर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताना है खाली स्थान पे क्या आने वाला है, इसमें क्या भराएगा। तो आप इस सभी को ऐड करिए, 20, 16 और 33 को, कितना आ जाएगा? 69। सभी को ऐड करिएगा तो कितने आ जाएंगे? 69। आप देखिए 27, 19 और 23 को भी ऐड करिए, आ जाएगा 69। तो हमें भी तो ये भी तो ऐड करने पे 69 आना चाहिए, तो इस दोनों को ऐड करिए, कितने आ जाएंगे? इस दोनों को ऐड करके, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 22 प्लस x प्लस 15 इक्वल 69 आना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, x इक्वल कितना हो जाएगा? 7 और ये 3, 69 में से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 और 3 यानी 32। ऑप्शन नंबर क्या बन गया? सी। राइट आंसर सी बन गया। अगला देखिए, अर्जुन का जन्म जो है 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? तो सोमवार है, तो अगले साल के लिए एक दिन और बढ़ जाएगा, सोमवार मंगलवार। राइट आंसर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें कि कथन और धारणाएं दिए हैं। आइए हम लोग कथन को पढ़ते हैं, क्या दिया गया है कथन हमारा। कथन क्या कह रहा है कि एक कथन बोल रहा है कि कर चोरी से निपटने के लिए सख्त जो है सरकारी नीति लागू की जानी चाहिए। धाराएं क्या बोल रहा है? धारणाएं कि बहुत से लोग समय पर अपने कर जमा करते हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि इन जिनकी आय बहुत अधिक है वे समय पर कर जमा नहीं करते हैं।
तो आंसर क्या बनने वाली है? आंसर बनेगी ना तो धारणा 1 और ना ही 2 इसमें निहित है। आंसर ए बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए इसमें भी धारणा और कथन है, तो आइए हम लोग धारणा कथन को बनाकर देखते हैं। क्या है इसमें कि प्रीति जो है इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पिता उसे कॉलेज में मेडिकल स्ट्रीम में पढ़ने के लिए जोर दे रहे हैं। ये प्रीति इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पिता मेडिकल स्ट्रीम में पढ़ने के लिए जोर दे रहे हैं। धारणा क्या होगा, देखिए कि प्रीति के पिता का मानना है कि प्रीति के भविष्य के लिहाजा से मेडिकल स्ट्रीम बेहतर है। दूसरा क्या है कि प्रीति मेडिकल संबंधी विषय का अध्ययन नहीं करना चाहती है। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा हम लोग का डी। 1 और 2 दोनों निहित है इसमें, आंसर डी बनेगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्प में असंगत विकल्प का हमें चयन करना है, तो कौन सा सबसे असंगत है इसमें? सबसे असंगत है राइट आंसर डी, मिसाइल जो है प्रक्षेप पथ है। अगला प्रश्न क्या दिया है कि कौन सा तर्क दिए गए शब्द के प्रश्न के संबंध में पुष्टि है? तो प्रश्न देखिए, क्या प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जानी चाहिए? तर्क बोल रहा है कि हाँ, इससे छात्रों की अवधारणाओं को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। दूसरा कह रहा नहीं, मातृभाषा में पढ़ने वाले शिक्षकों को खोजना कठिन है। तो आंसर यहाँ पे स्पष्ट दिख रही, राइट आंसर ए बनेगा। केवल तर्क 1 पुष्टि है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे खाली स्थान पे बताना है कि क्या फुलफिल होने वाला है। तो अब देखिए 8 5 13 2 15, ये 15 में से आप 10 को घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा? 5। यहाँ पे भी सभी को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 19 में से 10 घटा दीजिए 9, यहाँ पे सभी ऐड कर दीजिए, 13 में से 6 घटा दीजिए 7, यानी आंसर बन जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखें कि एक कक्षा में 48 विद्यार्थी है, टोटल कितने विद्यार्थी है? 48। लड़कों की संख्या की आधी है, लड़कों की संख्या की क्या है? आधी है। यदि एक लड़की रश्मि की रैंक ऊपर से 15 हुई और 5 लड़कियों की रैंक रश्मि से बेहतर है, तो रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है, ये हमें बतानी है। तो आप यहाँ पे सपोज कर लेते क्या हम लोग, देखिए यहाँ पे हम मान लेते क्या कि लड़कियों की संख्या कितना है? गर्ल की संख्या x है और बॉयज़ की संख्या 2x। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न आप देखिएगा कि 2x प्लस x इक्वल दिया कितना है? टोटल 48। तो यहाँ 3x हो जाएगी इक्वल 48, इसे काटिए 3 से 1 और 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। अब यहाँ से आपको लड़कियों की संख्या निकल गई 16, लड़कों की संख्या कितना हो गया? 32, ये 16 और ये 32 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बताना है कि रश्मि की रैंक ऊपर से कितना था? 15वां था। तो रश्मि से पहले लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 15 में से 5 माइनस 1 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 9 लड़के। और रश्मि के बाद लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 32 में से आप घटा दीजिएगा 9, यानी 23 लड़के। अतः उसकी जो रश्मि की रैंक है कितने लड़कों से बेहतर है? 23 लड़कों से बेहतर है। तो ऑप्शन नंबर हमारी कौन सी बनेगी? राइट आंसर बनेगी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखें, इससे बनेगा हमने 52 से 55 तक बनने वाली है ना। तो यही से पढ़ते हैं क्या दे रहा है। 5 विमान जो है परिचारिकाओं ABCDE को अलग अलग रंग अर्थात हरा, नीला, सफ़ेद, काला और गुलाबी, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, में से पसंद है। वे अलग अलग एयरलाइंस अर्थात गो एयर, एमिरेट्स, विस्तारा, स्पाइस जेट और जेट लाइट में से एक में कार्यरत है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। कोई भी 2 विमान परिचारिकाएं समान रंग पसंद नहीं करती हैं और वे समान एयरलाइंस में कार्यरत नहीं है। बी को सफ़ेद रंग पसंद है और वह स्पाइस जेट एयरलाइंस में कार्यरत है। डी विस्तारा एयरलाइंस में कार्यरत है और उसे गुलाबी या नीला रंग पसंद नहीं है। ए जेट लाइट और गो एयर में कार्यरत नहीं है। जो गो एयर एयरलाइंस में कार्यरत है उसे काला रंग पसंद है। सी को काला रंग पसंद नहीं है और वह एमिरेट्स एयरलाइन में कार्यरत नहीं है। देखिए इससे जुड़े प्रश्न क्या है कि परिचारिका रंग और एयरलाइंस का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है? निश्चित रूप से सही कौन है? आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर डी। डी जो है हरा विस्तारा,
आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। देखिए, गो एयर एयरलाइंस में कौन कार्यरत है, कौन कार्यरत है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। अब बताइए कि निम्नलिखित में से किसे गुलाबी रंग पसंद है, गुलाबी रंग या तो ए या तो सी को, तो आंसर सी बनेगा। निम्नलिखित में ए किस एयरलाइंस में कार्यरत है, किस में कार्यरत है, तो यह कार्यरत है एमिरेट्स, आंसर ए बनेगा एमिरेट्स। अगला जो आता है सेक्शन, अगला खंड है हमारा सामान्य जानकारी का। देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह स्थित है आपको एशिया में, आंसर बनेगा सी। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर, और इसकी मुद्रा क्या है, टुगरिक है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। मंगोलिया जो है भू अवस्थित यानी लैंडलॉक देश है। अगला प्रश्न देखिए कि श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है, किस स्थान पर स्थित है, तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ए, कोलकाता में है। कहाँ पे है, कोलकाता में। कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम जो है 25 फरवरी 2020 को 25 फरवरी 2020 को शिक्षक विचारक जनसंघ के संस्थापक तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न क्या है, डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, कौन है यह, भारत और बांग्लादेश के बीच में है, कितना है, तो ये बता दें 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन है, यूएसए और कनाडा है। यूएसए कनाडा के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि वन जैव विविधता संस्थान यानी IFB कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, तो आंसर बनेगा आपका सी, तेलंगाना में। राइट आंसर सी बनेगा। जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं हम लोग, 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। जुड़वा नगर किसे कहते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहते हैं। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, हैदराबाद में, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादक कौन है, केरल है। हुसैन सागर झील जो है कहाँ पर है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है हुसैन सागर झील। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, स्थल से वायु, स्थल से वायु कौन जाएगा, आकाश जाएगा, आंसर बनेगा सी। राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे सी होगा। आकाश मिसाइल का मारक क्षमता जो है कितना है, 30 किलोमीटर तक है। कितना तक दूरी है, 30 किलोमीटर तक। पृथ्वी मिसाइल का चरण जो है ठोस ईंधन चरण की मिसाइल है। पृथ्वी तृतीय की मारक क्षमता जो है लगभग 350 से लेकर 600 किलोमीटर तक है। अस्त्र मिसाइल जो है DRDO द्वारा विकसित हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अग्नि 5 की मारक क्षमता जो है 5000 किलोमीटर से भी अधिक तक है। त्रिशूल मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों में से किन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है, तो आप बता दें ये सभी को मिला है, ठीक है, बस क्रम जानते हैं कि कब किनको किनको मिला है। तो अब देखेंगे क्या कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट आंसर हमारा डी तो होगा। अब जानते हैं जवाहरलाल नेहरू को कब मिला था, तो जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में मिला था। जवाहरलाल नेहरू के समय किनको किनको मिला था, तो उस समय डॉक्टर M विश्वेश्वरैया को भी मिला था, भगवान दास को भी मिला था भारत रत्न। अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी को कब मिला है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में मिला है, इनको मरणोपरांत मिला है। और इंदिरा गांधी को कब मिला है, 1971 में मिला है, 1971 में मिला है ना। और राजीव गांधी के समय भी 2-3 और आदमी को मिला था, उनका नाम क्या क्या था, तो देखिए राजीव गांधी को पहले मिला कब था, 1991 में मिला था, 1991 में। उस समय सरदार पटेल जी को भी दिया गया था, राजीव गांधी जी को भी, और मोरारजी देसाई जी को भी भारत रत्न दिया गया था। और 2015 में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया है। और खेल में मात्र एक ही व्यक्ति को मिला है, वो है सचिन तेंदुलकर, 2014 में मिला था। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में खाद की गुणवत्ता, वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना किया गया है, किनके द्वारा किया गया है,
तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी। राइट आंसर सी बनेगा प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। राइट आंसर सी होगा। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है? 1972 से होती है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बोरलॉग जो है पुरस्कार कृषि पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यरत एवं शोध के लिए दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए, स्वर्ण पदक एवं प्रस्तावित पत्र दिए जाते हैं। जैसे नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व के लिए हैं, तो भारत के लिए कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। अगला है कि गांधी द एयर दैट चेंज्ड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। आंसर डी बनेगा, रामचंद्र जी गुहा है। रामचंद्र गुहा भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि उस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने एकादिवसीय क्रिकेट में अधिकतम शतक बनाए हैं। सबसे अधिक शतक कौन बनाया है एकादिवसीय में? तो आंसर बनेगा सी, विराट कोहली बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर एकादिवसीय क्रिकेट में 49 शतक बनाए हैं, 49। सचिन तेंदुलकर जो है भारत के इनका जो है उपनाम क्या है? मास्टर ब्लास्टर है। और टेस्ट क्रिकेट में सचिन ने 51 शतक बनाए हैं। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर जो है विलियम रिचर्ड्स ने एक दिवसीय क्रिकेट में मात्र 11 शतक बनाए हैं। ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के जो है एक दिवसीय क्रिकेट में मात्र 19 शतक बनाए हैं, जबकि विराट कोहली जो है 50 एबव कर दिए हैं, 50 के पार हो गए हैं ये। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की, यह किससे संबंधित है? तो पीएम श्री योजना में आपको बता दें लगभग 14,000, लगभग नहीं 14,500 विद्यालयों को विकास और उन्नयन के लिए शामिल किया गया है, यानी स्कूल से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो आंसर सी बनेगा, 28 फरवरी को मनाते हैं हम लोग, है ना। प्रतिवर्ष 21 जून को प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू की, इसका उद्देश्य किस वर्ष तक भारत में क्षय रोग को समाप्त करने का रखा गया है? कब तक? तो आंसर बनेगा बी, 2025 तक रखा गया है। राइट आंसर बी बनेगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा टीबी रोग उन्मूलन का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। भारत सरकार द्वारा मलेरिया का पूर्ण रूप से उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा गया है। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो वह कौन सा है दुर्ग? आंसर बनेगा आपका राइट आंसर सी, असीरगढ़ है। आंसर बनेगा सी, असीरगढ़। असीरगढ़ किले को जो है अहिर राजवंश के राजा आसा अहिर ने बनाया था। यह मध्य प्रदेश के जो है बुरहानपुर जिले में स्थित एक गांव है, जो उत्तर दिशा में सतपुरा पहाड़ी के शिखर पर समुद्र तल से जो है 250 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। सबसे बड़े दक्कन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है दक्षिण भारत का दरवाजा। इतिहासकारों इसका जो है बाब और दक्कन मतलब दक्षिण द्वार और कलोद और दक्कन मतलब दक्षिण की कुंज के नाम से उल्लेख किया है। अकबर ने 1601 में असीरगढ़ के किले को जीत लिया, जो अकबर के अंतिम विजय का अभियान था। प्राचीन भारत में जो है कालिंजर का उल्लेख बौद्ध साहित्य में भी बुद्ध के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। गुलमर्ग जो कर्नाटक में पड़ता है, यह दक्कन के पठार में स्थित है। इस जिले से 2 प्रमुख नदियां हैं, कृष्णा और भीमा नदी बहती है। अगला प्रश्न क्या है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है कुआलालंपुर। आंसर ए बनेगा, कुआलालंपुर 2023 में आयोजन किया गया है, मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विभाग एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा संबोधित किया गया है। आसियान में कुल देशों की सदस्य की संख्या 10 है। कौन कौन है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस। अगला क्वेश्चन देखिए। जातक कथा संबंधित है किस धर्म से है? किनसे संबंधित है ये? तो आंसर बताइए, जातक कथा किनसे संबंधित है? आंसर बनेगी ये, गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के
पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है जातक कहलाती है। यह पाली भाषा में है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथनकों के साथ वर्णित है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन जो है छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। बुद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक। अगला क्या है कि दारा सिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? किस शीर्षक से किया था? तो आंसर बनेगा सीरे अकबर। आंसर बी बनेगा सीरे अकबर। सीरे अकबर। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए जो है नेलपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। मज उल बहरीन के द्वारा मूल रचना है। दारा सिकोह कादिरी सिलसिले के मुल्ला शाह बख्शी का शिष्य था। अगला प्रश्न देखिएगा, सुमेलित करना हमें संगीत और वाद्य यंत्र को। तो आइए देखते हैं, पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? तो पन्नालाल घोष बजाते हैं बांसुरी। पन्नालाल क्या बजाते हैं? बांसुरी। और पालधर रघु क्या बजाते हैं? तो पालधर रघु जो मृदंग बजाते हैं। क्या बजाते हैं? मृदंग। और लतीफ खां क्या बजाते हैं? तो लतीफ खां तबला बजाते हैं। और एस बालचंद क्या बजाते हैं? वीणा बजाते हैं। तो आंसर कौन सी मैच कर रही है हमारी? राइट आंसर ऑप्शन डी मैच कर रही है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व धरोहर स्थल के संबंध में विषम का हमें पता लगाना है। कौन विषम है इसमें? तो आंसर बनेगा आपका राष्ट्रपति भवन। राइट आंसर ये होगा यहाँ पे राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रायसीना हिल्स पर स्थित है। ताजमहल 1983 में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में तथा सूर्य मंदिर कोणार्क 1984 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। अगस्त 2021 तक स्थिति के अनुसार भारत में कुल जो है 40 विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न है क्या कि वायुमंडल की किस परत में जो है उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? किस मंडल में होती है? तो आंसर बनेगा सी, मध्य मंडल में। मध्य मंडल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 50 से लेके 80 किलोमीटर तक है। मध्य मंडल के ऊपरी सीमा को मोसोपाज कहते हैं। यह तापमान में गिरावट होती है। मोसोपाज के ऊपर जाने पर तापमान में वृद्धि होने लगता है। मध्य मंडल में जो है जो बदलाव आती है वो ध्रुव के ऊपर गर्मी के दिखाई देती है। वायुमंडल को तापमान की स्थिति या फिर अन्य विशेषताओं के आधार पर 5 अलग अलग स्तरों में बांटा गया। सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, तब है लास्ट बहिर्मंडल है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी नदी जो है जोग जलप्रपात सृजित करती है, जिसे गरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं? तो वह कौन सी नदी है? आंसर बनेगी आपकी डी, शरावती नदी है। कौन है? शरावती नदी है। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। चौड़ाई की दृष्टि से जोग जलप्रपात भारत की सबसे बड़ा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। त्रिकुट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पे है। अगला प्रश्न की योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक है? कब से कब तक है? तो राइट आंसर बनेगी ऑप्शन बी, 66 से लेके 69 तक है। तीसरा पंचवर्षीय योजना का समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह जो है 2 युद्ध से घिरा होता है। एक 1962 और एक 1965 के युद्ध से ये घिरा होता है और एक भयंकर अकाल आती है। इसी कारण जो है ये पूरी तरह से क्या होता है? असफल रहता है अवकाश योजना। अगला प्रश्न देखिए, पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? कितने विषय हैं? 29। आंसर बनेगा डी, कितने हैं? 29 है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब? 1992 1992 द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित है। टोटल विषय इसमें कितने हैं? 18 है।
भारत का सबसे पुराना नगर पालिका मद्रास नगर निगम है। अगला देखिए, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? किस सुधार से था? तो आंसर बनेगा सी, शिक्षा से था। किससे था? शिक्षा से था। बॉर्डर ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। वुड डिस्पैच की घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 के 3 प्रेसिडेंसी कहलाता था। कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। वुड घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 में सरकार ने डब्ल्यू हंटर अध्यक्षता का एक आयोग नियुक्त किया और सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की गठन किया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सैनलर आयोग का गठन कब होता है? 1917 में होता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी होता है। चार्ल्स ग्रांट्स को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से 3 नदियों में से एक नहीं है। उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारंपरिक प्रभाव जो है उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो कौन नहीं है? तो आंसर बनेगी राइट आंसर डी, गोदावरी। आंसर डी बनेगी। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। यह नदी जो है महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रायद्वीपीय नदी में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। गोदावरी की बहुत सारी अनेक नदियां हैं, जैसे वर्धा हो गया, प्राणहिता है, मंजरी है ना, वेनगंगा है, इंद्रावती है। गोदावरी नदी के बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। गंगा नदी जो है भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का सम्मिलित नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर पर स्थित चेम यूंग डूंग हिमानी से निकलती है। इसकी सहायक नदी भी बहुत से, लोहित है और सुनबरसिया है, ये सब नदी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस है केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? किस में है? तो आंसर बनेगा ए, दिल्ली में है। दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की प्रावधान कितना है? 70 सदस्यों की प्रावधान है। पुदुचेरी विधानसभा में कितने सदस्य? 30 सदस्यों का प्रावधान है, जो भारत का सबसे छोटा विधानसभा है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा का प्रावधान है। भारत का सबसे बड़ा विधानसभा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कितना है सीट टोटल? 403 है। 403 है। भारतीय संविधान में भाग 8 के अनुच्छेद 239 से लेकर 42 तक केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? किस धर्म के पंथ है? तो आंसर बनेगा ए, बौद्ध धर्म के पंथ है। राइट आंसर ही बनेगा। बौद्ध धर्म के 18 संप्रदाय में मुख्यतः हीनयान और महायान संप्रदाय है। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में 2 गुट बन गए हैं, स्वाथवीर और महासंदिक। सातवीर बुद्ध के मूल उपदेश में कोई बदलाव नहीं चाहता था, लेकिन महासंदिक बुद्ध के उपदेश में परिवर्तन करना चाहता था। तृतीय बौद्ध संगीति में जो है सातवीर की जीत होती है और चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान स्पष्ट 2 संप्रदाय बंट गए। हीनयान बुद्ध के उपदेश को माना और पाली भाषा का प्रयोग किया। महायान जो है बौद्ध को भगवान मानकर पूजने लगे और मूर्ति बनाने लगे और संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगे। बुद्ध की मूर्ति जो है सर्वप्रथम मथुरा कला में बनाया गया था। बुद्ध जो है सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ देते हैं? श्रावस्ती में। सबसे पहले सारनाथ में दिए थे। उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तो आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म की प्रथम जो है बौद्ध संगीति कहाँ पर होती है? तो सबसे पहले कहाँ पे होती है? राजगीर में। दूसरा वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में। चौथा कुंडलवन जम्मू एंड कश्मीर में होती है। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि तरंगे जो है किस प्रकार की तरंगे होती है? किस प्रकार की तरंगे होती है? यह होती है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। आंसर बी बनेगा यहाँ पे। जब तरंग जो है गति की दिशा
माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समानांतर होती है तो ऐसी तरंग की अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है, उसे कहते हैं हम लोग ब्रोंकाइटिस। आंसर ए बनेगा ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस को श्वसन नली प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस जो है विषाणु जनित रोग है। यह यकृत की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। आइराइटिस क्या होता है? तो आइराइटिस जो होता है आंख के मध्य झिल्ली की सूजन के कारण उत्पन्न होता है। और ग्रेस्टाराइटिस क्या है ये? तो अमाशय के भीतर दीवार में सूजन के कारण उत्पन्न होता है यह। अगला प्रश्न देखिए, क्षय रोग किसके कारण होता है? बताइए, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है जीवाणु के कारण। आंसर बनेगा सी, जीवाणु के कारण। क्षय रोग जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु जब लिम्फोटिक ग्रंथि में प्रवेश करती है तो ग्रंथियों का क्षय तथा कंठमाला उत्पन्न कर देता है। क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका आवश्यक लेना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? वह चावल है। विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली चावल किस देश में है उगाई जाती है? चीन में। और भारत में पूछे तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न क्या है कि 1919 के अधिनियम का प्रस्तावना में निम्नलिखित बातें थी, क्या बातें हैं? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर सी, ए और बी दोनों। ए में क्या है? प्रशासन में भारतीयों के संपर्क बढ़ाया जाए और स्वशासन की संस्थानों का विकास भी किया जाए। तो आंसर इसका सी बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखें, सत्रावसान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है? किस शक्ति से संबंधित है? तो यह है विधायी शक्ति। आंसर सी बनेगा, विधायी शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 85 में सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन से संबंधित प्रावधान है। संसद का सत्रावसान राष्ट्रपति करते हैं। भारत के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर तक, और शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। आर्टिकल 174 अनुच्छेद 174 के अंतर्गत जो है राज्यपाल को विधानसभा का आहूत, सत्रावसान और भंग करने का अधिकार है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो निम्नलिखित में कौन अभिलेख न्यायालय है? कौन है अभिलेख न्यायालय? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के है अभिलेख न्यायालय है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत 2 शक्तियां होती है। वो कौन कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में दर्जा किए जाते हैं तथा किसी अन्य अदालत में चल रहे मामले के दौरान उन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। दूसरा क्या है? यह रिकॉर्ड विधिक संदर्भ के तहत स्वीकार किए जाते हैं। इसके पास जो है न्यायालय की अवमानना करने पर दंडित करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है कहा गया है। अनुच्छेद 215 में जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अगला प्रश्न देखें, भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? कब हुआ था? तो आंसर आपको पता है, अक्टूबर 1962 में होता है। आंसर डी बनेगा। चीन द्वारा जो है 20 अक्टूबर 1962 को अप्रत्याशित रूप से भारत पर हमला किया था, जिसे 1962 में भारत चीन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चीन ने 21 नवंबर 1962 को भारत के आक्रमण करके पूरा भी एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। चीन जो है मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? 1914 में निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर बनेगा डी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आंसर डी बनेगा। कारगिल युद्ध जो है जम्मू कश्मीर अब जो है लद्दाख में पड़ गया है। यह कारगिल जिले में मई से लेकर जुलाई 1999 तक भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। घोषित युद्ध था, अघोषित युद्ध। भारतीय सेना के द्वारा घुसपैठियों को रोकने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। कारगिल युद्ध के नायक विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखें कि सोनार एक ऐसा उपकरण है
जिसमें डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए प्रस्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। तो आंसर बनेगा डी, पानी के भीतर। सोनार जो होती है, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। रडार किसी वस्तु की पहचान की प्रणाली है, डायरेक्शन है, जिसमें वस्तु की दूसरी तथा वस्तु का कोण या वेग का पता लगाने के लिए रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है, वह कौन सी है? तो आंसर बनेगा ए, रेडॉन है। आंसर ए बनेगा रेडॉन। की खोज कब होती है? 1902 में होता है। कौन करते हैं? डॉर ने किए हैं। रेडियम के रेडियो एक्टिविटी विघटन उत्पादन में की थी। रेडॉन का उपयोग जो है रेडियोधर्मी अनुसंधानों तथा कैंसर के इलाज में किया जाता है। आर्गन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अक्रिय गैस है ये। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रक्षेप्य में हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह है हीलियम। नियॉन विसर्जन लैंपों तथा ट्यूबों व प्रतिदीप्त बल्बों में से भरी जाती है, जो सजावट व विज्ञापन चिन्हों के लिए प्रयोग में आती है। निम्न दाब पर जो है नियॉन गैस में विद्युत विसर्जन कराने पर लाल रंग की चमक उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न क्या है कि यदि एक अनुवांशिक रोग जो है लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, रोग है, कौन सा रोग है? आंसर बनेगा आपका डी, लिंग सहलगन अप्रभावी। आंसर डी बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, दमा मानव शरीर के डैश का विकार है? आंसर बताइए। आंसर बी बनेगा, श्वसन तंत्र का विकार है। ऐसे रोग जिसमें रोगी को खांसी होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दमा बोलते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का कारण नहीं है? कौन नहीं है? तो आंसर बनेगा आपका डी, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। आंसर डी बनेगा। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण का नियम क्या है? दो उदाहरण जैसे एक इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, ये सभी क्या है? अपवर्तन के उदाहरण है। अगला जो खंड आता है हम लोग का, विद्यालय में शिक्षा एवं ज्ञान के वातावरण के बारे में देखते हैं हम लोग क्या है। समस्या समाधान के संदर्भ में शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है? कौन सी भूमिका है? तो आंसर क्या बनेगी? राइट आंसर देखिए, तो इसमें देखते हैं, पहले पढ़ते हैं क्या क्या है। समस्या की स्थिति बनाए, नहीं ये तो गलत है यहाँ पे। दूसरा क्या है? कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाए, बिल्कुल बात सही, भयमुक्त होना चाहिए वातावरण। और तीसरा क्या है? समस्या को समझने, परिभाषित करने और उसे बताने में छात्रों की सहायता करना, यानी आंसर 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सी बनेगी? राइट आंसर हमारा डी यहाँ पे बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन अधिगम से बच्चों को निम्नलिखित में से किसके विकास को बढ़ावा मिलेगा? किसके विकास को बढ़ावा मिलेगा? तो देखिए, उनकी टिप्पणियों और विचारों का वर्णन और संचार करने के लिए एक भाषा है। दूसरा क्या है कि अपने पर्यावरण के बारे में जानने और समस्या के समाधान खोजने के लिए आवश्यक कौशल है। तो आंसर क्या बनेगी? आंसर ए बनेगा। 1 और 2 दोनों निहित है, आंसर ए बनेगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किसने स्कूल उद्यानों को बढ़ावा दिया है? किसने दिया है? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा देखें, मोटेसरी, डेवी और रूसो, यानी आंसर हमारा डी बनेगा, सभी है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा कि 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। आंसर ये बनेगा। किशोरावस्था में मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास करने के लिए उचित शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। किशोरों की मानसिक क्षमता, निरीक्षण शक्ति
तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति तथा कल्पना शक्ति का विकास उनकी रुचियों, रुझान और योग्यताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए CBSE के वातावरण सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में शामिल है? तो आंसर क्या बनेगी? तो राइट आंसर हमारा बनेगा, देखिएगा, इतिहास भी है, भूगोल भी है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन भी है, तो सभी होगा। आंसर नंबर हमारा ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह कब शुरू किया गया था? शुरू किया गया था 2001 में शुरू हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान समयबद्ध तरीके से शुरू शिक्षा के सार्वभौमिकरण की उपलब्धियों के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। जैसे भारत संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनिवार्य है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। यह किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 21 के ए में मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि डैश जो है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का वह परिणाम है जिसका उद्देश्य स्मृति, निर्णय लेने और तर्क शक्ति का विकास करना है। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी, मानसिक रूप से मजबूत। आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास किया जा सकता है। किसको देकर किया जा सकता है? तो आंसर बनेगा डी, ऐसे काम देकर जिसमें सब मिलकर एक साथ काम करे। तो आंसर बनेगा, राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश में भ्रम पैदा करने की शक्ति है। तो आंसर बनेगा डी, दिमाग में है। नेक्स्ट है कि प्रश्न की डैश प्रश्न की एक सूची है जिसे छात्रों या शिक्षकों द्वारा पूरा किया जाता है। तो क्या है? आंसर बनेगा ए, प्रश्नावली। राइट आंसर बनेगा ए, प्रश्नावली। लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए शिक्षार्थी किस शिक्षण पद्धति में व्यवहारिक रूप से कार्य करते हैं? किस में करते हैं? तो आंसर बनेगा डी, व्यवहारिक विधि। राइट आंसर बनेगा डी, व्यवहारिक विधि। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है शिक्षा के कम महत्व को वैध कारण है? तो देखिए, पहला क्या है, गणित और विज्ञान जैसे अन्य विषय को विशाल पाठ्यक्रम के कारण अधिक समय की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है, शिक्षा के साथ साथ अभिभावकों का रवैया भी कार्य शिक्षा के प्रति अधिक निराशाजनक है। तो आंसर क्या बनेगा? देखिए, आंसर जो है 1 और 2 दोनों होगा। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। अगला देखिए, सहपाठ्य चर्चा गतिविधियों में डैश को छोड़कर दी गई सभी गतिविधियां शामिल हैं। किसको छोड़ करके? तो आंसर बनेगा सी, शिक्षण को छोड़ करके। आंसर सी होगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह को प्रतिबंधित करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत डैश लड़कियों की शादी के लिए कानूनी आयु है। तो आंसर बनेगा, राइट आंसर बी, 18 वर्ष है। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक कार्य के दौरान सयना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का जो है व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? यह स्व नियमन दर्शाता है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, डेस्लिक्सिया डैश के विकार को संदर्भित करता है। किसको करता है? ये पठन को करता है। आंसर ए बनेगा, पठन को करता है। अगला प्रश्न देखें तो TLM का फुल फॉर्म क्या है? TLM का फुल फॉर्म जो है आपका बनेगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाद विवाद और चर्चा किस प्रकार के पाठ्य चर्चा गतिविधि के उदाहरण है? किस प्रकार का है? तो आंसर बनेगा सी, साहित्यक है। आंसर सी बनेगा, साहित्यक। अगला प्रश्न क्या है कि कक्षा में छात्रों की सीटें बदलने से क्या लाभ है? सीटें बदलने से यह सामाजिक अंतःक्रिया और संवेदनात्मक बंधन को बढ़ावा देता है। तो आंसर डी बनेगा यहाँ पे। अगला है कि एक बच्चा जो है पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? किसको ओर करती है? तो आंसर बनेगा बी, अधोगामी सिद्धांत की ओर। आंसर बी बनेगा।
बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं, क्या आते हैं? तो गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों। आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? तो आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। आंसर डी बनेगा। अगला है हॉवर्ड गार्डनर के बहुवृद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी वृद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? कौन है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अंतः व्यक्तिक बुद्धि। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की निर्देशात्मक विधि है? तो देखिए कौन है? प्रदर्शन विधि, आगानात्मक और निगानात्मक विधि। तो आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न और लास्ट देखें कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित रहे बिना सिखाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जा सकता है? तो किसे शामिल किया जा सकता है? समाचार पत्र और पत्रिकाएं उपलब्ध कराना, दूसरा क्या है स्थानीय बाजार एवं कार्यस्थलों का दौरा करना, तीसरा है टेलीविजन और रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करना। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा डी बनेगा। ऑप्शन तीनों करेक्ट है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।